चलो भाई, तो शुरू करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अपने पास इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने सॉल्यूशन चैप्टर का ना, ठीक है, कि क्या क्या इंट्रोडक्शन है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और अब हम लोग पढ़ेंगे अपने पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या बताता है? ये बोलता है कि भाई आपको एक चीज तो पता है कि भाई मेरे पास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दो चीजें हैं, जिन दोनों को ऐड करने पे मेरा सॉल्यूशन बनता है। अब मैं कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लूंगा और कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लूंगा, ये भी तो डिपेंड करेगा। अब खुद ही सोचो, आपने एक ग्लास पानी लिया, उसके अंदर एक के अंदर आपने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन की बात कर लेते हैं फटाफट ना। देखो, आपने ये लिया, दोनों के अंदर आपने पानी डाल लिया, ठीक है। अब पानी डालने के बाद आप लोगों ने क्या किया, अब हमने सोचा भाई दोनों के अंदर हम लोग सॉल्यूट ऐड करते हैं दोनों के अंदर ना, क्योंकि मेरे पास सॉल्वेंट तो मेरा वाटर था डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर। तो हमने सोचा भाई अब मैं सॉल्यूट ऐड करता हूँ, और सॉल्यूट में मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर क्या ऐड करूंगा, सॉल्ट को ऐड करूंगा, ठीक है। तो मैंने इसमें 10 ग्राम सॉल्ट डाल दिया, और इसके अंदर क्या किया, मैंने 30 ग्राम सॉल्ट डाल दिया। आप ऐसा भी सोच सकते हो, आपने जो बीकर ए था उसके अंदर 1 स्पून डालिए चम्मच इसके सॉल्ट की, और बीकर बी जो आपके पास है इसमें आपने क्या डाले, 3 चम्मच डालिए, 3 टेबल स्पून डालिए आपने सॉल्ट की। तो आप खुद ही सोचो कौन सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, किसके अंदर सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा होगा। ऑफकोर्स नॉर्मल सी बात है, जो मेरे पास ये बीकर ए था, ठीक ना, दिस इज अ बीकर ए, और ये मेरे पास क्या था, बीकर बी है। तो मुझे पता है इसके अंदर मैंने सॉल्ट का अमाउंट क्या किया है, ज्यादा डाला है, तो ये मेरा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, मतलब सॉल्यूट का अमाउंट इस केस के अंदर ज्यादा होगा इस एज कंपेयर टू इसके अंदर कम होगा, और इसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑल्दो दोनों के अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट कैसा है, सेम है, फिर भी जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा ना, उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बीकर बी जो होगा वो मेरा ज्यादा सॉल्टी होगा, क्योंकि उसके अंदर नमक का अमाउंट कैसा है, ज्यादा है, ठीक है। तो बीकर बी मेरे पास क्या होगा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl ज्यादा है, इसीलिए जो मेरे पास ये सॉल्यूशन है वो मेरे पास क्या कहलाता है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। चलो बात करते हैं। अगर आपको बोला गया डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से मैं ये बात समझता हूं कि उसके अंदर जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। डाइल्यूट सॉल्यूशन से मैं क्या समझता हूं, पहले इसको समझो, फिर इसके डेफिनेशन की भी हम लोग बात करेंगे। ये मेरे पास है डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब है, अगर ये आपके पास बीकर है, इसके अंदर आपने क्या डाला होगा, सॉल्वेंट डाला होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट प्रेजेंट है बहुत ज्यादा, और जो आपने सॉल्यूट इसके अंदर मिला है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है। इसका मतलब आप ऐसा भी सोच सकते हो, आपने एक बकेट लिया है, ठीक है ना, एक बकेट पूरा पानी से भर के आपने उसके अंदर 1 चम्मच क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया या चीनी डाल दी, तो आप देखोगे यार वाटर के कंपैरिजन में जो मैंने सॉल्ट ऐड किया है उसका अमाउंट मेरे पास बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है ना। तो उसका अमाउंट क्या मेरे पास बहुत ही ज्यादा क्या है, कम है। तो उसको ऐसे टाइप के सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइल्यूट सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो a solution in which solution is present in very small quantity is a dilute solution, ठीक है। ये आपके वो सीबीएसई के अंदर क्वेश्चंस आते हैं 1-1 मार्क्स के ना, इसलिए मैंने यहाँ पर स्लाइड्स में इंक्लूड किया हुआ है कि आपके 1-1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वहां पर कोई गलती ना हो। आपसे कोई पूछ ले कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, तो आप बोलोगे भाई सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा, बट इतना भी ज्यादा नहीं होगा कि सॉल्वेंट से ज्यादा ही हो जाए, नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो थोड़ा ज्यादा होगा मेरे पास सॉल्यूट का अमाउंट, बट सॉल्वेंट से क्या होगा, कम ही होगा।
कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट है तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, और थोड़ी लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है बट सॉल्वेंट से कम ही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है मेरे पास, मैं बात करता हूं आपके पास ना, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी एक वर्ड होता है मेरे पास। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मैं उनको बोलता हूं जिनकी कंसंट्रेशन मुझे पता होती है पहले से। ठीक है, जिनकी कंसंट्रेशन आपको नोन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्यों बोला गया, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन मुझे पहले से पता होती है। ठीक है, आप खुद ही देखो, जो मैंने यहाँ पर ये ए बी सी डी और ई बनाया है, वाटर का अमाउंट सब में आप देखो लेवल सबका कैसा है, सेम है, बट सॉल्यूट की क्वांटिटी अलग अलग है। यहाँ पर ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट है इसलिए ज्यादा मोलर है, यहाँ थोड़ा कम है और कम है और कलर कम है और कम है, तो आप देखते जा रहे हो उसका कलर भी कैसा होता जा रहा है, फेड होता जा रहा है, क्योंकि जो आपके पास ए बीकर है उसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, इसलिए उसका कलर भी डार्क है। और वहीं पे ई की बात करें तो उसका कलर बहुत ज्यादा फेड हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है, और वो चीज हम यहाँ कॉन्सेंट्रेशन से भी देख सकते हैं। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है, M स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी, और यहीं पे बात करें दिस इज 100 मोलर। ठीक है ना, अब मोलैरिटी क्या होती है इसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं अभी। चलो इसका आंसर बताओ कि अगर मैं सॉल्यूशंस को डिफाइन करना चाहता हूं तो सॉल्यूशन को मैं किन दो बेसिस पे डिफाइन कर सकता हूं, क्वालिटेटिवली कि उसकी क्वालिटी कैसी है, या फिर क्वांटिटेटिवली कि क्वांटिटी कितनी है, इसकी क्वांटिटी इतनी है, इसकी क्वांटिटी इतनी है, तो कौन से तरीके से मैं ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता हूँ एक सॉल्यूशन को। दिव्यांशु का आंसर ठीक है, तान्या का आंसर भी ठीक है, बाकी लोग भी सोचो भाई। हम लोग यहाँ पर सॉल्यूट की और सॉल्वेंट में किस चीज की बात कर रहे थे, कि मैं सॉल्यूट जो मिला रहा हूँ उसकी क्वालिटी कैसी है इसकी बात कर रहे थे मैं, या फिर उनके क्वांटिटी की बात कर रहे थे कि कौन ज्यादा मिलाया जा रहा है या फिर कौन सा कम मिलाया जा रहा है। अक्षत का आंसर भी ठीक है, हम क्वांटिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 क्या है, सही आंसर है। तो हम क्योंकि वहां पर किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की, कि भाई आप कौन से में ज्यादा मिला रहे हो और कौन से में क्या कर रहे हो, कम मिला रहे हो, इस चीज पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये चीज को ना, भाई यहाँ पर मैंने ज्यादा सॉल्यूट मिलाया होगा, यहाँ कम मिलाया होगा, ये कम मिलाया है, तो ये मेरे एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए तो हम लोग इसका आंसर क्या होगा मेरे पास, 2, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। आप एक सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट मिला रहे हो, अगर सॉल्यूट ज्यादा मिला रहे हो तो कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर सॉल्यूट कम मिला रहे हो तो आपके पास कैसा है, डाइल्यूटेड है। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है क्या जो मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं उसको एक तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ या दो, या फिर बहुत सारे तरीके होते हैं। तो असली में मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे तरीके होते हैं जब इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीके होते हैं आपके पास इसको डिफाइन करने के। जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर और जो अपने सिलेबस के अंदर है वो कुछ ये है। फर्स्ट इज मास परसेंटेज। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। ये 9 कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इन 9 की 9 कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे एक एक करके। तो ध्यान से सुनते जाना, क्वेश्चन साथ में आते जाएंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते जाना। ठीक है, ऐसे बैठना मत, अपना पेन लेके बैठना अच्छे से, कि भाई जैसे आपको लगे कि हाँ यहाँ जरूरत पड़ेगी तो उसको सॉल्व करना क्वेश्चन को और उसका आंसर निकालते जाना। वीडियो की टेंशन मत लेना, वीडियो में आपको सेंड कर दूंगा।
ठीक है ना। और ये स्लाइड्स आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, नहीं होगी तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। वीडियोस को लेके कोई टेंशन मत लेना आप। चलो भाई, तो एक एक कॉन्सेंट्रेशन की टर्म की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज, कि मास परसेंटेज क्या होता है या वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। तो सबसे पहले मास परसेंटेज की बात करेंगे, ठीक है। पहले मैं इसको समझा देता हूं, फिर हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू स्लाइड चलेंगे और वहां देखेंगे ये चीज क्या है। देखो भाई, मास परसेंटेज का मतलब क्या है, आपके पास ये एक सॉल्वेंट था ऐसा मान लीजिए, ठीक है। सॉल्वेंट में आपने वाटर लिया, या आप कोई भी चीज ले सकते हो, आपको पता है। आपने ये क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, ठीक है। और सॉल्वेंट के अंदर आपने क्या किया, ये सॉल्वेंट का कुछ मास आपको पता था, कुछ ग्राम इसका मास आपको पता था। आपने सॉल्यूट लिया और इसके अंदर मिला दिया, और आपको क्या पता था, सॉल्यूट का भी मास पता था। आपने दोनों को इस तरह से मिला के ऐड किया कि फाइनली जो मेरे पास सॉल्यूशन बना, ठीक है ना, जो मेरे पास फाइनली यहाँ पर सॉल्यूशन बना है, दोनों को मिक्स करने पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, इसका कितना होना चाहिए, 100 ग्राम मास होना चाहिए। इसका जब मैं वेट करूंगा तो 100 ग्राम होना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं एक तरीके से, कि भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए, 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे कितना मास सॉल्यूट ऐड करना पड़ता है, कितना मास सॉल्यूट ऐड करना पड़ता है, या हमने ऐड किया है, ठीक है। दैट इज द मास परसेंटेज, ठीक है। कि अगर आप 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाना चाहते हो तो सॉल्यूट का कितना मास आप ऐड करोगे, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज से। तो डेफिनेशन क्या होगी मेरे पास, जो मैंने आपको अभी बताया, the amount of solute in grams present in 100 grams of the solution is called mass percentage। कि भाई मेरे सॉल्यूट का कितना मास होगा, जैसे कि मैंने ऊपर अभी भी दिखाया ना आपको, कि भाई सॉल्यूट का कितना मास होगा टू फॉर्म 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाना चाहते हो तो आप ये जानना चाहते हो मैं सॉल्यूट का कितना मास ऐड करूं, ठीक है। फॉर्मूला की बात करते हैं अब हम लोग। ये बराबर होता है आपके पास मास ऑफ द सॉल्यूट, आपका सॉल्यूट का क्या मास है, अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। क्योंकि हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऊपर लिखते हैं हम लोग मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो वेट बाय वेट परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है, सबसे बढ़िया तरीका है मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। साथ साथ में एक रफ पेज के ऊपर आप लिखते जाना एक एक फॉर्मूले को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, वेट बाय वेट परसेंटेज, दैट इज मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो भाई, इस बात से क्या समझ में आता है कि आपके पास 35% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन है। इस चीज से क्या समझ में आता है, तो ये मैं आपको समझाता हूं पहले, ठीक है। फिर हम लोग इस और बातें करेंगे इसके बारे में। देखो भाई, मैंने अभी पढ़ा वेट बाय वेट परसेंटेज का जो फॉर्मूला था वो था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है ना। अगर बोला गया है 35% वेट बाय वेट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास 35 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट था 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में इनटू 100, ठीक है ना। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 है, बट जो सॉल्यूट प्रेजेंट था वो आपके पास कितना था, 35 ग्राम था। देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 35% बच जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला भी ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा मास ऑफ द सॉल्यूट था वो तो 35 था, जो कि क्या है इसके अंदर ग्लूकोज है, और मास ऑफ द सॉल्यूशन जो कि ग्लूकोज सॉल्यूशन होगा वो मेरा 100 ग्राम होगा। तो देखो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, मेरे पास सीधा सीधा 35 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब जो आपने सॉल्यूट मिलाया है, जो आपने ये सॉल्यूट मिलाया है ये 35 ग्राम होगा, और आपका सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम होगा। तो सॉल्वेंट का मास आप बता सकते हो 100 माइनस 35, दिस इज 65 ग्राम,
तो यहाँ से देखो, अगर आपको एग्जाम में सिर्फ लिखा हो 35% वेट बाय वेट, तो आपको इनसे तीनों चीजों का मास पता चल गया। सॉल्यूट का मास आपने सीधा लिख दिया 35 ग्राम्स, ठीक है ना। सॉल्यूशन का मास तो आपको पता ही कि इसके डेफिनेशन ही बोलती है कि भाई 100 ग्राम बनाने के लिए कितना चाहिए। और सॉल्वेंट का मास मैं दोनों को माइनस करके निकाल लूंगा, दैट इज 100 माइनस 35, दिस इज इक्वल्स टू 65 ग्राम्स। मेरे पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मेरे को तीनों चीजों के बारे में क्या हो गया, पता चल गया। वेट ऑफ द ग्लूकोज जो कि सॉल्यूट है, दिस विल बी इक्वल्स टू 35 ग्राम्स। वेट ऑफ द सॉल्यूशन मेरे पास, वेट ऑफ द सॉल्यूशन मेरे पास हो जाएगा 100 ग्राम्स। और वहीं पे मैं वेट ऑफ द सॉल्वेंट की बात करूं जो कि मेरा वाटर होगा, क्योंकि मैंने वाटर के अंदर ग्लूकोज को मिलाया हुआ, इसलिए मेरे पास ग्लूकोज सॉल्यूशन बना है, दैट इज वेट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो इट इज इक्वल्स टू 100 माइनस 35 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 65 ग्राम्स। ओके, ये आपके पास क्या होगा, 65 ग्राम्स के बराबर आ जाए, ठीक है। इसके अंदर कोई डाउट है भाई जीव जंतु, तो आप पूछ सकते हो मेरे से, रेज हैंड करके आप मेरे से पूछ लो अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते। शुरू हो जाओ भाई फटाफट, तो मुझे आंसर बताओ। देखते कौन पहले आंसर बताएगा। आप बस अपना सॉल्व करके आंसर डाल दो, फिर देखते हैं आपका आंसर जो आया वो ठीक आया कि नहीं आया। तानिया ऐसे नहीं, पूरे आंसर निकाल के बताना है, बट आपने जो तरीका किया वो एकदम ठीक है, कोई उसमें इशू नहीं है। दिव्यांश और अक्षत का आंसर ठीक है। ठीक है, चलो भाई, तो डिस्कस करता हूं मैं। तो देखो, आपको पहले क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पढ़ना सबसे जरूरी होता है कि आप क्वेश्चन को किस तरह से रीड आउट कर रहे हो, ठीक है ना, क्वेश्चन को किस तरह से पढ़ रहे हो। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड टेट्राक्लोराइड। आपको मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड टेट्राक्लोराइड निकालना है। अगर आप क्या कर रहे हो, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन को ऐड कर रहे हो 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, ठीक है। तो आपको यहां से सीधा सीधा दिखाई देगा भाई कि मेरा बेंजीन का मास तो क्या है, कम है कि नहीं, जो कि 22 ग्राम है। तो ये तो मेरे पास सीधा क्या बन गया, सॉल्यूट। और आप ऐड किसके अंदर कर रहे हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, ठीक है ना। और 122 इसका अमाउंट ज्यादा, तो ये मेरे पास क्या बन गया, सॉल्वेंट बन गया। ये क्या बन गया, मेरे पास सॉल्वेंट बन गया। तो जब मैं यहां पर बात करूंगा मास परसेंटेज की, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई कितना मेरा बेंजीन प्रेजेंट है, बेंजीन का अमाउंट कितना प्रेजेंट है, 22 ग्राम। तो हुआ क्या होगा, आपने बीकर लिया जिसके अंदर मेरे पास 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्रेजेंट होगा। बट फिर आपने क्या किया होगा, इसके अंदर बाहर से लाके 22 ग्राम सॉल्यूट जो है मेरे पास बेंजीन, ठीक है ना, जो आपके पास बेंजीन है
वो आपने इसके अंदर ऐड कर दी। तो ओवरऑल सॉल्यूशन जब आप ऐड करोगे मिक्स करके तो वो बन जाएगा आपके पास यहाँ पर, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 144 ग्राम, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन, जो कि 144 होगा। सॉल्यूट का मास 22, सॉल्वेंट का मास 122, तो 144 हो गया यहाँ। ठीक है, अब तो बस सीधा सा हमको फॉर्मूला लगाना है, मास बाय मास, वेट बाय वेट परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट 22 अपॉन ओवरऑल 144, मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ये तो मेरे पास किसका आ गया, आपके पास बेंजीन का आ गया। और अगर आपसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड का भी पूछता तो आप ऊपर 122 की जगह के लिख देते 122 अपॉन 144 इनटू 100 कर देते, तो आपका आंसर वहां से भी ये आ जाता। बट वो परसेंटेज शो कर रहा होता किसका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। ठीक है, तो देखो मास ऑफ सोल्यूट बेंजीन होगा, क्योंकि बेंजीन का अमाउंट कम था, दैट इज इक्वल्स टू 22 ग्राम्स। मास ऑफ द सॉल्वेंट इज ऑफ CCl4 is 122 grams. CCl4 is solvent because the quantity or the amount of carbon tetrachloride we are taking is more. Its amount is 122 gram as compared to benzene because the mass of the benzene is 22 grams. ठीक है, तो 22 मेरा छोटा होता है as compared to 122, that is why carbon tetrachloride is solvent and benzene is solute. ठीक है, फिर आपने दोनों को मिक्स किया to make a solution. The mass of the solution will be equals to mass of the solute plus mass of the solvent. This will be equals to 144 grams. ठीक है, यहां से निकाल लिया हमने। अब मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट कैलकुलेट करना है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ द सोल्यूट कितना है भाई 22, मास ऑफ द सॉल्यूशन 144 इनटू 100, जो कि देखो मैंने साइड में कर ही रखा है पिंक कलर से, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 15.28%। ठीक है, ये तो मेरा बेंजीन का आ गया। और मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या होगा, आप 100 में से माइनस कर दो भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 84.72%, जो कि किसका होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का मास परसेंटेज होगा। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कोई आपत्ति, कोई दुख सुविधा, कोई दिक्कत है तो पूछ लो भाई, फिर अगली पार्ट पे मूव करते हैं हम लोग, नहीं तो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, अब आगे मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज की। ठीक है ना, अभी हमने क्या किया था, मास परसेंटेज की बात किया था, क्योंकि जो मैं सॉल्यूट मिला रहा था उसका गिवन मास मुझे पता था, सॉल्यूशन का भी मुझे क्या पता था, मास पता था। अब बट मुझे मास की जगह क्या पता होगा, वहां पर वॉल्यूम पता होंगी। ठीक है, मास की जगह मुझे क्या पता होगी, वहां पर वॉल्यूम पता होगी। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर बाद में हम लोग इनके थ्योरी और टेक्निकल बातें करेंगे। तो देखो है क्या, आपके पास एक बीकर लिया आपने, बीकर के अंदर आपके पास प्रेजेंट था सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब इसका अमाउंट कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब आपने इसके अंदर क्या मिला दिया, सॉल्यूट मिला दिया। क्या मिलाया आपने, सॉल्यूट। बट इस बार सॉल्यूट का मास नहीं पता आपको, इस बार सॉल्यूट का आपको वॉल्यूम पता है। आपने दोनों को मिक्स किया अच्छे से और आपके पास फाइनली क्या बन गया, यहाँ पर एक सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया आपके पास, सॉल्यूशन रेडी हो गया। अगर आप सोचो मुझे सॉल्यूशन का 100 ml बनाना है, मुझे सॉल्यूशन का कितना बनाना है, 100 ml बनाना है। मास परसेंटेज में मुझे सॉल्यूशन कितना बनाना था, 100 ग्राम्स, बट यहाँ मुझे कितना बनाना है, सॉल्यूशन मेरा 100 ml बनाना है। अगर मैं चाहता हूं कि 100 ml सॉल्यूशन मुझे बनाना है, तो मुझे सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा इस सॉल्वेंट के अंदर। दिस रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम परसेंटेज। या फिर आप सीधा कह सकते हो कि अगर आपने कितना वॉल्यूम मिलाया, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपने सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम मिलाया, ताकि जो आपका फाइनल सॉल्यूशन बना था उसका वॉल्यूम आपके पास 100 ml प्रेजेंट था। उसका वॉल्यूम कितना था, 100 ml था। ठीक है ना, तो दिस रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम परसेंटेज।
ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, वॉल्यूम परसेंटेज, क्योंकि अब यहाँ पर आप वॉल्यूम में बात कर रहे हो कि कितना ml मिलाया, कितना वॉल्यूम मिलाया, वहां पर हम लोग मास की बात कर रहे थे, दैट इज व्हाई दैट वाज मास परसेंटेज एंड दिस इज वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, किसके अंदर, ml, क्योंकि सॉल्यूशन मेरा 100 ml बनाना है। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपने 100 ml सॉल्यूशन बनाया है तो उसके अंदर सॉल्यूट कितना मिलाया होगा, कितना ml मिलाया होगा, इज कॉल्ड द वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर्मूला, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है ना, सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम मिलाया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बना इनटू 100, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ से, वॉल्यूम परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, वॉल्यूम परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है दिव्यांशु, आप क्या करोगे, इसको सॉलिड सॉल्यूट्स के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि जब आप सॉलिड सॉल्यूट्स को ऐड कर रहे होंगे तो उसका मास आपको पता होगा। ठीक है ना, वैसे मैं आपको बताऊं ना, आपका जो लिक्विड सॉल्यूट्स होते हैं मास तो उनका भी होता है। ठीक है ना, मास तो उनका भी होता है, तो आपके पास आप उनके लिए भी यूज कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सॉलिड सॉल्यूट्स के लिए यूज करो, आप दूसरे के लिए भी यूज कर सकते हो जिसका भी आपको मास पता हो। ठीक है, आ जाओ भाई। अब 10% इथेनॉल मीन, अगर यहाँ पर एक चीज मिस हो गई है, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोलना चाहिए इनको। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल का क्या मतलब होता है, तो आप सीधा बोलोगे 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल का मतलब क्या है, आपने 10 ml इथेनॉल मिलाया है टू मेक 100 ml सॉल्यूशन। आपने 10 ml इथेनॉल मिलाया है सॉल्वेंट जो कि मेरा वाटर होगा, और आपको पता है भाई 100 ml बन रहा है और ये 10 है तो ये कितना होगा, 90 ml होगा। ठीक है, तो ना 100, आपने 10 ml इथेनॉल 90 ml वाटर के साथ मिला के इथेनॉल सॉल्यूशन बनाया है, और जिसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 100 ml होगा। तो ये बात मुझे यहाँ से इनकी समझ में आती है। ठीक है, 110 ml of ethanol will be present in 100 ml of aqueous solution। और aqueous कब बोलते हैं, जब आप वाटर के अंदर ऐड कर रहे होते हैं, आपके पास सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर होता है। सीधी बात है, 10 ml इथेनॉल था जो कि सॉल्यूट का वॉल्यूम है, 90 ml मैंने निकाल लिया 100 माइनस 10 करके, तो मेरे पास वाटर का और या फिर सॉल्वेंट का वॉल्यूम आ गया 90 ml। ठीक है, चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट, क्वेश्चन आ गया आपके सामने। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट 10% है तो 10 ml हो गया। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, जो भी मैंने आपको करा के दिखाया था वही चीज है अभी, ये 90 ml आ गया। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज निकालोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तो बस 10 अपॉन 100 इंटू 100, वही आ गया आपके पास, 10% ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बात की मास परसेंटेज की एंड वॉल्यूम परसेंटेज की। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपसे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड पार्ट्स पर मिलियन, इन दो चीजों, दो कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करूंगा। दो कंसंट्रेशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है, अब बची हुई दो कंसंट्रेशन टर्म है, उनके बारे में आपसे बात करने वाला हूं। चलो भाई, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पे चलते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, चलो पहले मैं इसको आपको समझा देता हूँ ये चीज है क्या, ये क्या भला है, फिर इसकी डेफिनेशन पे आएंगे और इसके फॉर्मूले पे आएंगे। देखो भाई, मैंने क्या किया, मेरे पास ये बीकर था, बीकर के अंदर मेरे पास प्रेजेंट था सॉल्वेंट। क्या प्रेजेंट था मेरे पास, सॉल्वेंट प्रेजेंट। ठीक है, अब इस सॉल्वेंट के अंदर मैंने क्या किया ना, कुछ सॉल्यूट को मिक्स कर दिया।
क्या कर दिया मैंने, कुछ सॉल्यूट का मास इसके अंदर ऐड कर दिया, किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर, किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर, ताकि मेरे पास ये क्या बन जाए, एक फाइनली सॉल्यूशन बन जाए। नॉर्मल सी बात है, आपने पानी के अंदर जैसे नमक डाल देते हो, सीधी सी बात है, सॉल्वेंट था, वाटर है, सॉल्यूट आपने मिला दिया, सॉल्ट मिला दो, शुगर मिला दो, कुछ भी मिला दो, उसका आपको मास पता। अब फाइनली आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन रेडी हो गया, ये क्या हो गया, आपके पास सॉल्यूशन रेडी हो गया है, और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए 100 ml। ठीक है, तो 100 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने कितना मास सॉल्यूट ऐड करना है, दिस इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, कि इसका 100 ml बनाने के लिए सॉल्यूशन का आपको सॉल्यूट का कितना मास ऐड करना पड़ेगा, दिस इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। या फिर आप कह सकते हो कि अगर मुझे 100 ml सॉल्यूशन बनाना है तो मैंने सॉल्यूट का कितना मास ऐड किया है इन ग्राम्स। ठीक है, देखो भाई, अब यहाँ पर एक चीज क्या आती है, ये चीज किसके अंदर है, वॉल्यूम ml में, और ये ग्राम्स में, तो आप सॉल्वेंट के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, आप 100 माइनस, अब जो सॉल्यूट का मास होगा, समझ लो इसका x ग्राम मास है, तो x नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये ml में और ये ग्राम में है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग है, तो माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस बार हम लोग सॉल्वेंट के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस मुझे डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन ना गिवन हो। अगर आपको डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, तो देखो, जस्ट इमेजिन आपको डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन भी गिवन थी, तो देखो आपको डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है 100 ml होगा, तो आप मास निकाल लोगे, क्योंकि डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। तो आपको डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन पता है, आपको मास ऑफ द, आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पता है, तो आप मास ऑफ द सॉल्यूशन निकालोगे पहले। ठीक है ना, कैसे, मास ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब आप सॉल्वेंट के मास के बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम माइनस मास ऑफ द सॉल्यूट, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, दोनों को माइनस करोगे तब जाके आपको मास ऑफ सॉल्वेंट पे आप कमेंट कर पाओगे, नहीं तो आप कोई कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये आपके ग्राम्स में और ये ml में, इसी वजह से। चलो भाई, तो डेफिनेशन पे आते हैं। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज को W बाय V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन, the mass of solute in grams present in 100 ml solution or is the mass of solute dissolved in 100 ml of solution। मैंने सॉल्यूट का कितना मास डिसॉल्व किया हुआ है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, दैट रिप्रेजेंट्स द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 इनटू 100। अब देखो, कई बार ना लोग बह जाते हैं, ठीक है ना, क्या होता है, बह जाते हैं, कैसे, मास अपॉन वॉल्यूम देखते डेंसिटी समझ लेते, बेवकूफों, ये मास ऑफ सॉल्यूट है और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है ना, तो कभी भी बह मत जाना इसके अंदर, सोचो वाह डेंसिटी गिवन है तो सीधा यहाँ रख दो, इनटू 100 कर दो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आएगा, नहीं। ठीक है ना, कभी भी ये गलती मत करना जब तक आपको चीजें क्लियरली क्वेश्चन में गिवन ना हो। ठीक है, ऊपर मास ऑफ द सॉल्यूट है, नीचे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, इसीलिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि 100 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे कितना मास सॉल्यूट का डिसॉल्व करना पड़ेगा, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बोला है 10% वेट बाय वॉल्यूम, मैं आपको एक सॉल्यूशन भी दे देता हूं इसके साथ। आप मान लीजिए आपको NaCl गिवन है, क्या गिवन है आपको इसके साथ, NaCl गिवन है, तो इससे आप क्या समझते हो मुझे ये बताओ पहले तो, ये आपको क्या समझाता है ये बताओ मुझे। ठीक है, दिव्यांशु का आंसर ठीक है। इसके अंदर आप मुझे बताओ, अगर आपको गिवन है कि 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन है, तो इस चीज से आप क्या समझते हो, पूरी बात आप मुझे लिख के बताओ कि मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्यूट क्या होगा। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा एंड सॉल्यूट कौन होगा ये बताओ, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ये जो जो चीजें आप बता सकते हो पूरा एक ही बारे में बताओ। ठीक है, ठीक है, अक्षत का आंसर ठीक है, सुभाष का भी आंसर ठीक है, आयुष का आंसर भी ठीक है, हितेशी का भी आंसर ठीक है, अक्षत का आंसर भी ठीक है, दिव्यांशु ने तो पहले से ही बता दिया था, यश का आंसर भी ठीक है, तान्या का आंसर भी ठीक है। तो ठीक है भाई, आप लोगों ने ऑलमोस्ट सबने बता दिया है, तो मैं बताता हूँ आपको। इसका मतलब क्या हो गया, 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब हो गया मेरे पास 10 ग्राम सॉल्यूट होगा। कौन? NaCl, नमक। आपने मिलाया है 100 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है ना, NaCl सॉल्यूशन बनाने के लिए। बस यहाँ से मुझे ये दो चीजें बात पता चलती है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा 100 ml और सॉल्यूट का मास जो मिलाया होगा मैंने वो दैट इज 10 ग्राम्स मैंने मिलाया। ठीक है, ये दो चीजें मुझे यहाँ से पता चलती हैं। चलो बढ़ते हैं फिर इसके आंसर की तरफ। 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट कौन होगा मेरे पास, जैसे क्वेश्चन में नहीं गिवन था वो तो मैंने आपको NaCl लिखा था, तो मेरा सोल्यूट हो गया था NaCl और सॉल्यूशन हो गया था मेरे पास NaCl सॉल्यूशन। चलो शुरू हो जाओ भी फटाफट। ठीक है, दिव्यांशु का आंसर ठीक है। ये सब ओरली करने वाले क्वेश्चन है, इतना टाइम तो लेना ही नहीं है। तान्या का आंसर ठीक है। तमन्ना फटाफट निकालो, हितेशी फटाफट करो। आयुष का आंसर ठीक है। प्रवीण आप भी। हितेशी का आंसर ठीक है। यश मिश्रा का आंसर ठीक है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है भाई, मुझे तो पता ही है कि भाई मेरे पास यहाँ पर मास ऑफ द सोल्यूट कितना होगा, 10 ग्राम्स है। ठीक है, सीधा से लिख दिया मैंने। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी मुझे पता है 100 होगी, तो क्या होगा 10/100 इंटू 100 करूंगा तो मुझे 10% मिल जाना है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मेरे पास क्या है, 100 ml है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं सीधा सा, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सोल्यूट 10 है, वॉल्यूम भी 100 है मेरे पास, तो 10/100 अपॉन 100 इंटू 100 करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 10% आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे पार्ट्स पर मिलियन की। ठीक है ना, अब बात किसी करेंगे हम लोग पार्ट्स पर मिलियन की। देखो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं हम ध्यान से। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, देखो क्या बोल रहा है, वर्ड को देखो ध्यान से ना, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब 10 लाख। ठीक है ना, आपके पास मिलियन का मतलब क्या होगा, 10 लाख हो गया। तो ये आपसे ये जानना चाहता है कि अगर मेरे पास 10 लाख, समझ लो यहाँ पर मैं डॉट बनाता हूँ, ये डॉट जो मैंने बनाए ना, 10 लाख पार्टिकल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन के, उसके अंदर से एक जो पार्टिकल होगा वो मेरा किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। इतने सारे पार्टिकल्स के अंदर से सॉल्यूशन के एक पार्ट मेरा किसका होगा, आपके पास सॉल्यूट का होगा। तो इसे हम लोग पार्ट्स पर मिलियन के बेसिस पे फॉलो करते हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूले सेम होते हैं, बस वहां पर एक डिफरेंस आ जाता है, जहां परसेंटेज में 100 मल्टीप्लाई कर रहे होते हो वहां पर आपके पास 10⁶ आ जाता है, क्योंकि वो आपके 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, तो देखो, when a solute is present in very small quantity then it convenient to express in the concentration in terms of ppm. ppm stands for parts per million. आप खुद ही सोचो ना यार, 10 लाख में से सिर्फ एक मेरे पास सॉल्यूट है, बाकी तो मेरा सारा क्या है, सॉल्वेंट है। तो इतना छोटी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप खुद सोचो, 10 लाख रुपए में से सिर्फ 1 रुपए आपका क्या होगा, सोल्यूट होगा, बाकी सारा क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सोल्यूट का अमाउंट यहाँ बहुत ही ज्यादा कम होता है, तब हम लोग इसको यूज करते हैं। फॉर्मूला
ppm के लिए, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन total number of parts of all the components in a solution into 10 to the power 6 into 10 to the power 6, ठीक है ना। जो कंपोनेंट आपका सोल्यूट है उसके पार्ट्स कितने हैं अपॉन टोटल पार्ट्स कितने हैं इनटू 10 टू द पावर 6। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। अब खुद सोचो समुद्र में कितना ज्यादा पानी है यार, पूरा वाटर ही वाटर है, ठीक है। अब उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन डिजोल्व है उस वाटर के अंदर, तो हम पीपीएम में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है यार। आप जब सी वाटर की बात करते हो, ठीक है, पैसिफिक ओशन आ गया, ये ओशन आ गया, वो ओशन आ गया, इतना ज्यादा पानी, उसमें ऑक्सीजन कितनी डिजोल्व होगी, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ पीपीएम, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम होता है, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन है नॉर्मल सा, ठीक है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर एंड एनी अदर यूज, ठीक है। अगर आपके पास फ्लोराइड आयन आपको वाटर में प्रेजेंट हो तो देखो, अगर 1 ppm, समझ रहे हो कितनी कम कंसंट्रेशन है, 1 ppm अगर होगा तो ये वाटर जो आपके पास है ना वो आपका टूथ डिके से प्रिवेंट करता है। बट अगर इसका अमाउंट ज्यादा बढ़ने लग गया फ्लोराइड्स का ना, तो वहीं आप कैंसर की तरफ मूव करते जाते हो, ठीक है। क्लोराइड्स फ्लोराइड्स अगर इनका अमाउंट ज्यादा बढ़ता जाएगा तो ये क्या करते हैं, आपके पास उतने पॉइजनस भी होते जाते हैं, ठीक है। पर अभी यहाँ पर क्या है, मेरे पास सिर्फ आपके पास यहाँ पर 1 ppm है, मतलब एक आपका फ्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ 10 टू द पावर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इतने वाटर्स के बीच में सिर्फ एक फ्लोराइड प्रेजेंट है, तब आपके पास ये क्या है, यूज के काम आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहां से बढ़ गया तो आपके पास ये हो गया। अगर हाइयर कंसेंट्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया, अगर इसका अमाउंट बढ़ेगा तो पानी कैसा होता जाएगा, पॉइजनस होता जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ, क्लोराइड फ्लोराइड्स का अगर अमाउंट किसी वाटर के अंदर ज्यादा है, क्योंकि कई एरिया आप लोगों ने देखे होंगे ना कि उन एरिया से लोग जो कैंसर पेशेंट्स है वो बहुत ज्यादा आते हैं, तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, उस एरिया में विजिट करती है और वहां का जो वाटर है, पहले तो देखते हैं वाटर लेवल कितनी डेप्थ पे है, और फिर उसका टेस्ट करती है वाटर का। अगर उसके अंदर क्लोराइड्स एंड फ्लोराइड्स का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो पॉइजनस है, आपको कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है ना। आपके जो टीथ होते हैं वो येलोइश होने लग जाते हैं, ठीक है, चाहे आप कितने कोलगेट ब्रश करते रहो बट वो येलो होते जाएंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि आप जो वाटर कंज्यूम कर रहे हो उसके अंदर फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स का मेरे पास अमाउंट और कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। अब देखो, सोडियम फ्लोराइड जो तो रेड पॉइजन का काम करता है, चूहे मारने का काम करता है, ठीक है। तो इतना हानिकारक वो होते जाता है। अब चूहे मारने की दवाई आप तो नहीं खाओगे, ठीक है, तो बस बहुत ही कम, दैट इज 1 ppm पे ही ठीक है, उससे आगे की जरूरत नहीं है। चलो भैया, आपके क्वेश्चन का टाइम आ गया, अब क्वेश्चन सॉल्व करने का। हाँ भाई, शुरू जाओ। ठीक है, दिव्यांशु का आंसर, तानिया का आंसर भी ठीक है, सुभाष का आंसर भी ठीक है, यश मिश्रा का आंसर भी ठीक है, हितेशी का आंसर गलत हो गया है। हितेशी अभी भी दिखाया मैंने, वाटर पोल्यूशन की बात कहां पर आई थी। आयुष का आंसर ठीक है, एंजेलिना का आंसर ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास किसकी होती है, पीपीएम की बात होती है, अक्षत का आंसर भी ठीक था। अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की, अब इसकी बात करेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन की। और ये चीजें जो है ना, मैंने बीच में एक हल्का सा क्वेश्चन डाला है, ये एग्जाम में आ चुका है आपका नीट के अंदर, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था उन लोगों ने, वाटर पॉल्यूशन किसमें कैलकुलेट किया जाता है, तो फिर आप वहां बैठ के ये सोचना नहीं यार किसमें होता होगा, पता है आप पीपीएम में होता होगा। ये वाटर के अंदर फ्लोराइड क्लोराइड्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ये चीजें हमें देखनी पड़ती, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप हल्के में नहीं लीजिएगा, इसको आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है।
चलो भाई, अब मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको देखो भाई, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। पहले मोल फ्रैक्शन के बारे में समझाऊंगा, फिर इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला देखेंगे। आप समझो, ये कोई कंपोनेंट ए है जिसके अंदर प्रेजेंट है, मैंने इस ए के मोल्स कैलकुलेट किए, दैट इज एन ए है। एक और कंपोनेंट था मेरे पास बी, मैंने उसके मोल कैलकुलेट किए, एन बी है। अब मैंने क्या किया ना, इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को ऐड किया, और ये बन गया मेरे पास सी। और इसके अंदर टोटल मोल्स कितने होंगे, जो ए से आएंगे दैट इज एन ए, और जो बी से आएंगे एन बी। ठीक है, जो ए से भी आए वो मोल्स भी लिख दिए, और मैंने जो बी से आए वो मोल्स भी लिख दिए टोटल, क्योंकि मैंने दोनों को कंप्लीटली इसके अंदर मिक्स करके एक सी अलग कॉम्पोजिशन बना लिया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस मींस आपके ए की तरफ से कितने मोल्स आए अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है ना, कि ए ने आपको मोल्स में कितना कंट्रीब्यूशन किया है। तो आप लिखोगे एन ए दैट इज मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, एन ए प्लस एन बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मींस मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स, दैट इज एन ए प्लस एन बी। ठीक है ना, तो यहाँ मोल्स की बात हो रही होती है। ठीक है, तो आप चलो इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। The ratio of moles of one component to the total moles of all the components present in the solution। देखो all the components का मतलब, अगर यहाँ दो की जगह मैं तीन और मिला रहा होता, ठीक है ना, यहाँ पर मैं क्या करता, एक और मेरे पास होता है यहाँ पे डी, मैं उसको भी इसके अंदर मिला रहा होता, तो यहाँ पर एक मेरे पास एन डी भी आ जाता। फिर यहाँ पर टोटल के साथ यहाँ पर एन डी भी नीचे आता, यहाँ पर भी एन डी आता। मतलब उसके कितने मोल्स है अपॉन टोटल मोल्स क्या होंगे, ये मेरे मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बाइनरी सॉल्यूशन है, तो मुझे पता है दो ही चीजें होंगी, ए और बी। तो ए के मोल्स को एन ए बोल दिया, और बी के मोल्स को हम लोगों ने क्या बोल दिया, एन बी बोल दिया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा फिर मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, दैट इज एन ए प्लस एन बी। ठीक है ना, अगर किसी के अंदर आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, आई मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिख देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ आई विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ आई अपॉन टोटल मोल्स। जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है सबके मोल्स ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन अपॉन समीशन ऑफ एन आई। सबके मोल्स का टोटल सम जो होगा मेरे पास, वो वैल्यू देगा कि इसकी मोल फ्रैक्शन की। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज यूनिटी। इसका मतलब क्या है भाई, देखो सुनो, अगर मैं सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, जब मेरे पास सिर्फ दो ही सॉल्यूशन प्रेजेंट थे, तब बाइनरी सॉल्यूशन था ये, यहां से इसको एनडी को हटा दें यहाँ से। ठीक है, अब मेरे पास बाइनरी सॉल्यूशन यहाँ प्रेजेंट है, तो मैं देख लेता हूँ भाई, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को ऐड करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। दोनों को टोटल किया, ऊपर क्या गया एन ए प्लस एन बी, अपॉन में भी क्या गया एन ए प्लस एन बी। वैल्यू कैंसिल होगी, क्या मिल गया 1। तो इसीलिए आपके पास जब भी आप टोटल मोल फ्रैक्शन का सम करोगे, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1। ये बात आप यूज ध्यान रखना। यहाँ तो दो कंपोनेंट तीन थे, तो क्या होते, यहाँ पर ऊपर एनडी भी आ जाता, तो ऊपर भी एनडी होता है, नीचे भी एनडी होता है, तो फिर वापस कैंसिल हो जाता। तो टोटल आपके पास जब भी आप सम करोगे सारे कंपोनेंट से मोल फ्रैक्शन का, वो वैल्यू आपको हमेशा कितनी मिलने वाली है, 1 ही मिलने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबके मोल फ्रैक्शन का सम क्या हो गया मेरे पास, 1 हो गया। अब भाई देखो, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है ना, यूनिट क्यों नहीं होती, ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स है, मोल से मोल कैंसिल हो गया, और ये क्या गया, यूनिट लेस हो जाता है। ठीक है, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने में काम आता है, जो कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम अपने पास है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम पढ़ने बात करेंगे, तो वहां पर वेपर प्रेशर देखेंगे, तो वहां पर काफी ज्यादा काम में आता है मोल फ्रैक्शन। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का मोल फ्रैक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
देखो सीधी सी बात है, आपको बोला कि मोल्स क्या होता है, तो आप बोलते हो भाई गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो आपके पास मोल क्या हो गया, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास हो गया। और मोल परसेंटेज की बात करें तो देखो भाई, मोल परसेंटेज की बात करेगा तो है क्या, मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट, बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूं अगर मैं आपके पास, तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए आप क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Nb इनटू 100। ये तो मेरे पास परसेंटेज भी होता है, तो मोल फ्रैक्शन को आप इनटू कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल परसेंटेज भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। और बोला कि मैं आपको नहीं बताता तो भी आप इसको इजीली कैलकुलेट कर ही लेते, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन परसेंटेज आपके पास क्या है, मोल फ्रैक्शन इनटू 100। शुरू हो जाओ भाई, आंसर बताओ। 98% H2SO4 बाय मास है। अब आप इसको मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है H2SO4 का। जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ, फटाफट आंसर निकाल के बताओ इसका, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। जीरो 0.9 काफी लोगों का आंसर आया है, देखते हैं सही है कि नहीं है। चलो भाई, तो नॉर्मल सी बात है, आपको देखो क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखो। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। और आपको गिवन क्या है यहाँ पर, 98% वेट बाय वेट H2SO4 बाय मास दे रखा है इसलिए। तो मुझे एक बात पता चल गई भाई, H2SO4 जो मेरा सॉल्यूट होगा उसका मास कितना होगा, 98 ग्राम्स होगा, ठीक है। और जो मेरे पास सॉल्यूशन होगा उसका मास मेरे पास कितना है, 100 ग्राम। तो जो मेरे पास सॉल्वेंट होगा उसका मास कितना होगा, 2 ग्राम होगा। और वो होगा कौन, वाटर होगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट है। अब देखो सॉल्यूट का मास आपको गिवन है, अगर मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दो तो मुझे मोल्स मिल जाएंगे इसके, और मोल्स मिल जाएंगे सॉल्वेंट के, क्योंकि सॉल्वेंट मेरे पास क्या है, वाटर। वाटर का मास मुझे पता होता है 18 होता है, तो इसके मोल्स निकल सकते हैं इसका, क्योंकि इसका मास पता है, मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दूंगा H2SO4 के। इसका गिवन मास पता है, इसके मोलिकुलर मास वाटर का 18 होता है, डिवाइड कर दूंगा। इसके मोल्स पता चलिए, इसके मोल्स पता चलिए, तो मैं मोल फ्रैक्शन को इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो हिंट थी, अब पूरा सॉल्यूशन देख लो आप। आपके पास लिखा हुआ है 98% H2SO4 बाय वेट मींस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, 98 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 98 दैट इज 2 ग्राम्स, जो कि मेरे पास क्या था, सॉल्वेंट था। मोल्स ऑफ H2SO4 क्या होगा, गिवन मास 98 अपॉन H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास 98 और मॉलिक्यूलर मास भी कितना होता है इसका, 98 ही होता है।
तो 1 मोल प्रेजेंट है H2SO4, ठीक है। अब मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे, तो गिवन मास कितना था 2 और मोलिकुलर मास वाटर का होता है 18, लिखूंगा 2/18, तो ये मोल्स आ जाएंगे मेरे पास 1/9, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल्स ऑफ H2SO4 कितना आया 1 अपॉन टोटल मोल्स, तो मैं लिख दूंगा 1/1 प्लस 1/9, यहां से मेरे को वैल्यू मिल जाएगी 0.9, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 होगा, ठीक है। तो देख लेते किस किस का आंसर ये आया था। अंजलि का आंसर ठीक है, आयुष का आंसर ठीक है, सुभाष का ठीक है, दिव्यांशु का ठीक है, ठीक है, तान्या का ठीक है, यश का ठीक है, ठीक है। आप लोगों का आंसर ये आया था, तो ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फटाफट शुरू हो जाओ भाई। सुक्रोज कुछ नहीं है, ग्लूकोज का ही फॉर्म है, ठीक है। सुक्रोज का मैंने आपको दिया ना, हिंट दिया, तो मैंने ग्लूकोज का फॉर्म ही है। फॉर्मूला अगर मैं बता दूं, चलो कोई बात नहीं, लिख लो, C12H22O11 ही होता है, ठीक है ना। C12H22O11 मास निकालोगे तो 342 आता है शायद, जहां तक मुझे याद है, बाकी आप निकाल के देख लेना। C12H22O11 होता है। धीरे धीरे सॉल्यूशन भी देखे जाएंगे। मास ऑफ द सुक्रोज कितना हो, 20% बोले तो 20 ग्राम ही होगा। मोलर मास ऑफ सुक्रोज मैंने अभी आपको बताया C12H22O11 होता है, तो ये 342 ग्राम आता है। मोल्स निकालेंगे इसके, मास ऑफ वाटर निकालेंगे तो नॉर्मल सी बात है, 100 माइनस 20 कर देंगे, क्योंकि मेरे पास मास होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन का, 20 ग्राम सॉल्यूट का, तो ये मेरे पास मास ऑफ वाटर आ जाएगा 80। मोलर मास ऑफ वाटर मुझे पता ही है, H2O का होता है 18। तो अब बस मुझे गिवन मास भी पता है, मोलर मास भी पता है, डिवाइड करके मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स ऑफ सुक्रोज, इसका मास 20/342, ठीक है, 0.05 मोल्स आएंगे। मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे, गिवन मास 80 अपॉन मोलर मास 18, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4.45 मोल्स इसके आ जाए। तो मोल फ्रैक्शन आ जाए मेरे पास, मोल्स ऑफ सुक्रोज टोटल मोल्स है ये तो, ठीक है, दोनों का ऐड कर देंगे, तो मेरे पास लगभग 4.5 के आसपास आ रहा है। तो मोल्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज विल बी मोल्स ऑफ सुक्रोज अपॉन टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ सुक्रोज हमने कैलकुलेट किए, टोटल मोल्स 4.5, दोनों डिवाइड किया, 0.013 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज। और वही बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की, तो मेरे पास मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ वाटर इज 4.45 अपॉन टोटल मोल्स इज 4.5, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 0.987। अब दोनों को ऐड करोगे ना, दोनों को चाहे ऐड करके भी देख लो, आपको वैल्यू 1 मिल जाएगी, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है ना, अभी मैंने आपको बताया था बाइनरी सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन हो,
जितने कंपोनेंट्स है सबका एडिशन करोगे आप मोल फ्रैक्शन का, तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। ठीक है, तो दिव्यांशु का आंसर थोड़ा सा गलत हो गया था, बट ठीक है। तन्या का आंसर ठीक था, एंजेलिना का आंसर ठीक था, यश का आंसर ठीक था। चलो भाई फटाफट निकालो इसका आंसर। हाँ, वाटर का 1 माइनस कर देते तो भी आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, क्या आपको पता है टोटल सम कितना होता है? 1 ही होता है, तो 1 माइनस करके निकाल लेते तो भी वही आ जाता है। चलो इसको फटाफट सॉल्व करो। कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4। ठीक है, CCl4, 4 क्लोरीन 1 कार्बन। क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5 होता है। इंटू 2 करोगे तो 71 हो गया। 2 क्लोरीन का तो इतना हो गया, 2 का कितना हो जाएगा? इंटू 2 फिर कर दो, 142 हो जाएगा क्लोरीन का मास, Cl4 का मास। ठीक है, कार्बन का मास इसमें ऐड कर दो 12, तो CCl4 का मास मिल जाएगा। करो फटाफट आंसर निकालो। श्रेयांश फटाफट करो भाई, आंसर बताओ। दिव्यांशु का आंसर है 0.49। बाकी भी निकालो भाई। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पूछा है, ठीक है ना। तो सबका 0.4 0.5 के बीच में आ रहा है। ठीक है, निकाल के देखते हैं। तो भाई देखो, क्वेश्चन कहता है मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास कितना होगा? 100 ग्राम। नॉर्मल सी बात है। मास ऑफ CCl4 आपको दिया हुआ 30% है, तो मेरे पास अब देखो 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया हुआ है, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in a solution containing 30% by mass in कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, मास ऑफ बेंजीन मेरे पास हो गया, ये गलत लिख दिया यहाँ पे। हाँ अब ठीक है, तो इसमें से मेरे को लगा सिर्फ 100 ही लिखा हुआ था, 100 माइनस 70 किया तो ठीक है, 30 ग्राम्स हो गया। मोलिकुलर मास ऑफ CCl4 154, बेंजीन C6H6 होता है, बेंजीन 78 ग्राम्स। तो दोनों का गिवन मास भी पता है मुझे, और दोनों का मुझे क्या पता है? मोलर मास भी पता है। मोल्स इसका मास अपॉन मोलर मास, मास इसका 30 अपॉन मोलर मास कितना है? 78, इतना आ गया। और वहीं पे हम लोग CCl4 की बात करेंगे तो इसका गिवन मास अपॉन मोलर मास इसका, तो 0.45 के आसपास आ गया इसका मेरे पास। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की बात थी, तो मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल्स, तो मेरे पास क्या आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, जो कि सब लोगों का इतना है, हितेश का भी इतना ही आया है, एंजेलिना का भी इतना ही है, सुभाष का भी लगभग इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस कर लिया। अब जो बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं
मोलैरिटी, मोलैलिटी, वो सब अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइम शेड्यूल मैं आपको ग्रुप के अंदर मैसेज कर दूंगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे फिर डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो बस आज तक आप दोनों लेक्चर को देखना, इंट्रोडक्शन पार्ट को और यहाँ तक कंसंट्रेशन टर्म तक के लिए। फिर आपको जो डाउट होगा फिर वो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है।